अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त खासी गर्मा गर्मी है और पाकिस्तानी सियासत के लिए आज बड़ा अहम दिन भी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा बहस हो रही है। तो इसके साथ साथ आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने खिताब भी किया और हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से भरपूर वहां पर शोर शराबा किया गया, ऑपोजिशन की जानिब से वॉकआउट भी किया गया। तो इसी दौरान हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर सहाफती तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया। ऑपोजिशन जमातें भी उनके साथ मिल गई। ऑपोजिशन जमातों में हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब थे, दीगर जो ऑपोजिशन जमातें थी वो भी वहां पर मौजूद थी और उनकी जानिब से भी पीएमडीए को काला कानून करार दिया गया। अब नाज़रीन, सवाल यह कि इससे पहले भी हमने देखा कि जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल था वो भी हुकूमत ने ऑपोजिशन समेत जो अहम स्टेक होल्डर्स थे उनके कंसेंसस के बगैर मंजूर कराने की कोशिश की और फिर हुकूमत को खुद ही बैकफुट पर जाना पड़ा। अब ये जो पीएमडीए का मामला है, इस पर सवाल यह है कि इस बिल पर आखिर सहाफती तंजीमों के एतराजात क्या आए, तहफ्फुजात क्या आए और हुकूमत इनको एड्रेस क्यों नहीं कर रही, क्यों इस मामले पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन, सवाल यह भी अहम है कि क्या पीएमडीए के कयाम से जो फेक न्यूज की रोकथाम है वो हो पाएगी। ये बिल आजादी इजहार राय की जमानत है या फिर मजीद सेंसरशिप है, इस पर बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज्यादा एतराजात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक 2 दिन पहले हमने देखा कि 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ का आना, क्या अहम बातें हुई, क्या अहम मामलात हुए, इस पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीटीआई की रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अंदलीब अब्बास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अंदलीब अब्बास साहिबा, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। ये बिल जो आप लेकर आ रहे हैं, इस पर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है, सहाफती तंजीमों की जानिब से बहुत ज्यादा एतराजात किए जा रहे हैं। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बिल आप लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका बुनियादी मकसद क्या है, क्यों कोई कंसेंसस आप डेवलप नहीं कर पा रहे सहाफती तंजीमों के साथ, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप तो बिलडोज कराना चाह रहे हैं इस बिल को, मकसद क्या है बेसिकली? इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी तो ये बिल पेश नहीं और ये इतना जो है प्रोटेस्ट ये मफरूजों पे, क्योंकि जो टेक्स्ट पहले भी शेयर हुआ था उसमें ये बता दिया गया था कि वो टेक्स्ट नहीं है जो कि हम प्रपोज करना चाहते। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई तो मेरे ख्याल है जितनी ज्यादा हमने मीडिया को आजादी दी है शायद ही किसी ने दी हो। आपको बेनजीर भुट्टो का जमाना याद है जब उन्होंने अखबार ही बंद कर दिया था। फिर आपको वो भी याद होगा कि नवाज शरीफ ने चैनल्स बंद कर दिए, फिर वो जो अरशद शरीफ थे उसको बैन कर दिया गया, कितने सहाफी बैन हुए। तो ये हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। इस बिल का सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि बिल जो आजकल की रियलिटीज है, जो जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया और अल्टरनेटिव मीडिया, उसकी रियलिटी चूंकि वो बहुत बड़ा मीडिया बन चुका है, एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके अंदर ये सारी मीडिया को यकजा करे और उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो इंटीग्रेटेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और मीडिया को उसके अंदर तहफ्फुज़ भी मिले, मीडिया को उसके अंदर स्पेस भी मिले, मीडिया को उसके अंदर रूम भी मिले। ये इस बिल का है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी एक जम्पशन बना दी गई है कि जी इस बिल को हम, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। अगर मीडिया की आजादी पे हम यकीन ना करते तो हम भी बेनजीर साहबा की तरह और नवाज शरीफ साहबा की तरह धड़ाधड़ सब चीजें बंद करना शुरू कर देते। अच्छा अंदलीब अब्बास साहबा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर लाइबल लॉज मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि आप ऑन बोर्ड लें ना, आप डिस्कशन करें, आप मुशावरत करें, उसके बाद कोई फैसला करें। अब जो सहाफती तंजीमें हैं उनका एक एतराज ये है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया।
मेरा ख्याल है डिस्कशंस तो हुई हैं, लेकिन अगर फर्दर डिस्कशंस और कंसल्टेशंस का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हमेशा रूम होता है। मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करूंगी और मैं कहूंगी कि जो आप लोगों के खदशात हैं, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल आप लेके आए और हम बिल्कुल उसको खुले दिल से सुनेंगे और आपको एहसास होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टूड भी हैं। तो इसलिए मैं आई एम श्योर कि डायलॉग जो है ये फिर गवर्नमेंट का काम है ना कि जो चीजें जिन पर जाहिर है बात हो रही है, एतराज हो रहे हैं, वो मीडिया का काम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है, तो इसको क्लियर करें। वगैरह एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये मामला खासा पेचीदा होता जा रहा है। हमने देखा आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर भरपूर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, ऑपोजिशन जमातें भी इसमें शामिल हो गई हैं। तो सर, गवर्नमेंट के रोल को कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो में? पहली तो बात सोनिया ये है कि बड़ी माजरत के साथ आज की जो अपोजिशन है, जब ये गवर्नमेंट में होते थे ये क्या करते थे। दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। नवाज साहब के दौर में लोगों को याद होगा, दिलीप आपको भी याद होगा, यही नजम सेठी साहब हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, आज जिस तरीके से आगे हैं, इनसे कोई पूछे कि नवाज शरीफ साहब ने किस तरह जेल में बंद किया था। इन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि मोटरवे का जो कमीशन का धड़ाधड़ पैसा लेके बाहर पहुँचाया गया और किस तरीके से वहाँ पे जायदादें खरीदी गई। आपने देखा क्या हुआ, पिटाई की गई जेल में बंद करके। हामिद मीर रोता रहा, उसको निकाला गया, उसको प्रोग्राम बंद किया गया। अरशद शरीफ है और बहुत सारी इस हवाले से चीज़ें हैं। चलें, बात तो यह है कि हम ये नहीं कहते कि जी पहले हुआ तो कोई अब जस्टिफाइड है। अब दो चीज़ें हैं मेरी समझ में जो आती हैं सोनिया। एक तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं बड़ा खुश हूँ कि दिल्ली साहब जिस कह रही हैं कि जी कंसेंसस होना चाहिए, मिलके चीज़ों को तय होना चाहिए। एक तो यह है कि मेरा ख्याल है जिस पे बहुत ज़्यादा वो है कि जी इसमें कोई करोड़ों रुपये का जुर्माना है, सज़ाएँ हैं, इसको देख लिया जाए क्या है। उस हवाले से मेरा ख्याल है जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, उनसे बैठ के इसको मेरा ख्याल है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके कि ये इंप्रेशन जाए कि जी बिल्डोज करके आप इसको पास करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं बड़ी दानदारी से कहूँगा सोनिया, मुझे भी एक मदद होगी इस प्रोफेशन में। देखिए, मीडिया की आज़ादी से मुराद क्या है। आज जितनी आज़ादी मैं समझता हूँ हमें आज पाकिस्तान में आज़ादी है, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया, जो जिसके खिलाफ कहना चाहता है वो उसको इजाज़त है। असल मसला है सोनिया, आज के दो बड़े ग्रुप्स मालकान को असल तकलीफ, अगर ये लफ्ज़ नागवार ना हुए लोगों को, या मसला कह देता हूँ, तो ये है कि आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असल मसला है। क्योंकि पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कोई कानून बनाया जा रहा है, इससे पहले था ही नहीं, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जी उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको माशी इस्तेसाल उनके साथ जो होता रहा है उसको रोकने के लिए वो कहते हैं जी बिल आएगा, और किस तरीके से उनको अगर जॉब से निकाला जाता है या तनख्वाहें रोकी जाती हैं तो वो उस पर सवाल उठाया गया कि जी कैसे इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसके लिए कितनी अदालतों में वो जा सकते हैं। ये देखें, इससे पहले नहीं था। अब आपको पता है कि क्रॉस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मालकान हैं, दो बड़े ग्रुप्स, माज़र के साथ एक के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता, कोई क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी मैंने उनके साथ गुजारा है। मेरा ख्याल है जिस तरह आज की अपोजिशन मुख कर रहे हैं, जिस तरह का आज उनका रवैया है, इतना नेगेटिव रवैया मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे याद आ रहा है इमरान खान साहब गए थे सोनिया अपना चाइना, जो ही चाइना पहुँचे हैं तो सीपेक के बारे में एक बड़ी बहुत ही जिसको कहना चाहिए बदबूदार किस्म की खबर लगाई गई है। उसमें उसके कहा गया है कि जी सीपेक का प्रोजेक्ट रुक गया है। वहाँ पे जाके चाइनीज़ एम्बेसडर, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि ये आपका मीडिया क्या है, तो बड़ी माजरत खान लहजा अख्तियार करना पड़ा हुकूमत को। तो देखें ना, ये ज़ाती मफादात के लिए हमारे मीडिया के लोग जो है ना इस्तेसाल लोगों पर भी कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि सोनिया फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम आज प्रेसिडेंट बाइडन को भी है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है, इसी तरह बोरिस जॉनसन जो है ना वो भी इसके बारे में बात करते हैं, इसी तरह यूरोप के और ममालिक भी हैं। लेकिन वहाँ पे इतने सख्त लॉज हैं कि जल्दी जल्दी कोई इस तरह नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रोज झूठी 20 खबरें आती हैं। वो कहते हैं कि जी हमें ये भी ना कहा जाए, पूछा भी ना जाए कि जी आप कंट्राडिक्शन क्यों दे रहे हैं, बजाय इसके कि कंट्राडिक्शन फर्स्ट पहले पेज पे 4 कालमी खबर होगी और 3 दिन के बाद जब कंट्राडिक्शन मजबूर किया जाएगा देने के लिए तो अंदर के सफात में छोटी सी खबर लगी होगी। मेरे ख्याल ये बदयांती का एलिमेंट है। मतलब हमें मीडिया में इन सारे मामलों को देखना होगा। जहां कंसेंसस क्रिएट करने की जरूरत है वहां पे ये देखना भी जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खास तौर पे जो मुलाजमीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, और दूसरा ये कि बड़े ग्रुप जो हैं अब वो ये भी क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जी उनके इश्तहारात भी बंद हो सकते हैं, इस पर भी उनको तकलीफ है। तो मेरा ख्याल है मोनोपली है। मेरा अपना ख्याल है छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आते हैं टीवी चैनल, उन्हें जिस तरीके से ब्लैकमेल वो हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ब्लैकमेल ना हो,
वो खड़े हों, और हुकूमत को मेरे ख्याल है दिलीप साहब उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो ताकि एक नुक्ता नजर अडॉप्ट कर सकें। अब देखें 2-3 बड़े ग्रुप जो है ब्लैकमेल करते हैं, आपने क्यों नहीं वो खबर छापी, वो फलानी चीज क्यों नहीं दी, वो मजबूर है, आपके इश्तहारात रोक दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, जो कंपैरेटिवली सेकंड और थर्ड ईयर के टीवी हैं उनके साथ खड़े हों, बजाय इसके 2-3 बड़े ग्रुप से डर के वो फैसले उनकी मर्जी के अवाम पे आराम पे थोपे और खासकर अंदलीब अब्बास साहब, मीडिया वर्कर्स को ये यकीन दहानी करवाना, ये तो फिर हुकूमत का काम है ना कि उनको कायल किया जाए कि ये जो बिल हम लेकर आ रहे हैं ये आपके तहफ्फुज के लिए ये। जी आप बिल्कुल सही कह रही है सोनिया, और एहतशाम साहब ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली एक बिल पे आप उसके पॉइंट्स देखते हैं, स्ट्रेंथ्स देखते हैं, एतराज़ात देखते हैं और आप उस पर एक जामिया स्टैंड लेते हैं। लेकिन इस पे ऐसे जिसको कहते हैं बिल्कुल कि जी वे इस पे खत्म हो जाएगा, ये कभी पहले नहीं हुआ, और शहबाज शरीफ साहब आके कह रहे हैं कि ऐसा बिल तो कभी आया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बिल क्या है, बिल तो अभी आया भी नहीं है, ले डाउन भी नहीं हुआ, और अपने जमाने में जो इन्होंने मीडिया के साथ किया वो सबको पता है। और मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इन्होंने ही वो मीडिया के साथ कि जी वो जो एक पूरा एक पार्टिसन मीडिया डेवलप किया, जिसमें जो इनकी फेक या मन घड़त न्यूज जो थी वो शाया करते थे, उनको आला शान ओहदे मिल जाते थे, किसी को पीएचए का हेड बना दिया, किसी को पीसीबी का हेड बना दिया, किसी को पीटीबी का हेड बना दिया, किसी को वजीर बना दिया आजाद कश्मीर में। तो ये वाली वो जो थी इन्होंने अपने जमाने में किया, और जो इनके साथ नहीं थे उनको बैन कर दिया, FIR काटी, ये वो वाला एक्सप्लॉयटेशन है। और वर्कर्स की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई, मतलब यहाँ मुझे आप भी जानते हैं कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, और उनको ब्लैकमेल तकरीबन करके मजबूरन उनको निकाल दिया जाता था। बिल्कुल। तो ये बिल जो है ये इन चीजों को कॉग्निसेंट रख के, जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर तहफ्फुज़ात होते हैं, वर्कर राइट्स होती हैं। आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये जो ब्लैकमेल करने वाली बात है। देखें ये 2-3 बड़े ग्रुप जो है ना छोटे चैनल्स के मालिकान को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें अपनी उनकी मर्जी के खिलाफ कहते हैं कि जो हम आपको कह रहे हैं वो करें। वो देखें जिस तरीके से आए दिन इश्तिहारात छापते हैं, वजीरों के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं आपने बयान दिया। मेरा ख्याल है कि आप ये किसी तरीके से हाई अफ तक ये बात पहुँचाएं कि जो छोटे मीडिया हाउसेज हैं कंपैरेटिवली, मतलब टेलीविजन चैनल हैं 4-5 को छोड़ के मेरा ख्याल है बेशुमार टीवी पाकिस्तान में है, उनको कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। वक्त यह है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी हो, उनके मसाइल सुने, ताकि वो ये 2-3 बड़े मीडिया ग्रुप हैं इनको वो कॉर्नर कर सके। जी अंदलीब साहबा। जी आपकी बात बिल्कुल सही है एहतशाम, आई थिंक हमें प्रोटेक्ट करना है, सारे मीडिया में हमें मसावी राइट्स देनी है, चाहे बड़ा चैनल हो, छोटा चैनल हो, बड़ा एग्जीक्यूटिव हो, छोटा वर्कर हो, राइट्स जो है वो मिलनी चाहिए। अगर ये अब इंडस्ट्री को हमने एक जिसको कहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे चलाने के लिए उसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अगर रेगुलेशन ना हुई तो एक्सप्लॉयटेशन होती है। इस बिल का मकसद सिर्फ ये है कि एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना। अब वो कुछ जो चूंकि कुछ मीडिया के तहफ्फुज़ात है इसमें, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल के तहफ्फुज़ात रखना जायज हक है मीडिया का और सबका, और उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश है कि आप मिलके बैठें और अपने तहफ्फुज़ात दें और हम उन तहफ्फुज़ात को दूर करें। साहब आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मेरा ख्याल है जस्टिस मुनीब साहब, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि भाई वो बात थी मीडिया की आज़ादी के हवाले से, आज वहाँ पे ये थी समाअत, तो उन्होंने सवाल उठाया कि जी ये सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो आके दुनिया जहाँ की अनछट बातें कह देते हैं, क्या हम उनको भी साफ़ी मान लें? अगर इसको रोकने के लिए भी हुकूमत कुछ कहती है, अब तो देखें चीफ जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट के जज ये बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं तो कदगन हो, कहीं ना कहीं तो रोका जाए कि ये मुंह उठा के किसी की आप पगड़ी उछाने आपसे पूछा ना जाए। बिल्कुल, ये देखें इस वक्त दुनिया में मीडिया में 2 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक तो ये है कि फेक अकाउंट्स और फेक न्यूज, और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा घरों के अंदर, मुआशरे के अंदर और हुकूमतों के अंदर इतने इस पे इम्पैक्ट आता है, इसलिए उसकी वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी का एक निज़ाम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो अनवेरिफाइड किस्म के लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे वो बहुत बड़े कोई
तज्जियाकार हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स पे या फेसबुक पे या अपने ट्विटर अकाउंट्स पे फेक अकाउंट्स शुरू करके ऐसी ऐसी खबरें फैलाते हैं। अभी आप देखें सिंगल नेशनल करिकुलम पे इस वक्त ट्विटर पे और फेसबुक पे तकरीबन 70% जो तस्वीरें वो दे रहे हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सिंगल नेशनल करिकुलम से या उसकी न्यूज से, और वो घूमी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप से घूमी जा रही है और लोग उससे बिल्कुल गलत मतलब अखज़ कर रहे हैं और गलत एक्शंस ले रहे हैं। सही, इसलिए जरूरी है कि इसकी रेगुलेशन की और जाए। मीडिया हिंदुस्तान का दिलीप साहब जो मीडिया इतनी गलत खबरें दे रहा है हमारे रियासती इदारों के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे कि वो अनशन उनकी उठा के बगैर किसी वेरिफिकेशन के वो खबरें दे रहे हैं पाकिस्तान में। क्या सवाल यह है कि उनको रोकना जरूरी नहीं है कि जो रियासत और मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं और मीडिया हिंदुस्तान का जो सब काम कर रहा है उसके पीछे रॉ एनडीएस भी थे और रॉ खास तौर पे अब भी ये काम कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए हुकूमत की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको हरकत में जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। चले अंदलीब अब्बास साहब, अब ये जो साफ्ती तंजीमें हैं वो इसको काला कानून करार दे रही हैं। अगर साफ्ती तंजीमों के तहफुजात दूर नहीं होते तो फिर हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्या ऑर्डिनेंस के जरिए फिर ये लाया जाएगा? देखिए हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनसे डायलॉग करके और एक ऐसा कानून लाया जाए जो इनके हक में हो, मीडिया इंडस्ट्री के हक में हो, किसी इंडिविजुअल या किसी एक मीडिया हाउस के हक में ना हो, बल्कि वो सबके हक पे हो। और हमारी कोशिश यही होगी कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए हो। तहफुजात होना एक बड़ी हेल्दी बात है, लेकिन बगैर किसी वजह के मफरूजों की बेसिस पे एक काला या पीला या कानून कहते हैं ना, वो सही बात। एहतशाम साहब अगर नहीं मानती ये साफ्ती तंजीमें तो फिर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको क्या लगता है? एक चीज तो सोनिया मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जहन तो बना लिया है कि जी अब देखें इससे पहले जब भी हुकूमतों ने इस हवाले से कोई जनमन और जायज़ किस्म की शिकायत दूर करने के हवाले से, चाहे आप हैं, मैं हूँ, अदारे हैं, कोई भी है, उनकी जायज़ मुतालबात को कि जी हमारे साथ ज़्यादती करना, बगैर सबूत की खबरें लगाना और एक्सटॉर्शन भी करते हैं, हमारे माजरत के साथ कुछ लोग ये काम करते हैं, ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करते हैं, तो इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है ठीक है ये कोई गिव एंड टेक तो ज़रूर होगा। मेरा अपना ख्याल है फवाद चौधरी साहब इस पर बड़ा काम भी कर रहे हैं और अब होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि इनको लगे कि वन साइड सारी चीज़ें हो रही हैं उन्हें बिठाएं। लेकिन माजरत के साथ सोनिया पहले आज से आप देख लें कि 3 हफ्ते पहले तक सूरत हाल थी कि जब भी हुकूमत को उनको बुलाती थी वो नहीं आते थे। हाँ। जब आके ही कहते थे जी आप स्टेट अवेज को वापस ले, हम इस बात ही नहीं सुनना चाहते। मेरा ख्याल है ये भी गलत बात है कि जी सिर्फ आप ये कहें कि जी आप क्योंकि मीडिया आज़ाद है हमारे मुल्क में, आप समझते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ द डे हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, उनको बहुत सारी बातें सुननी होती है, आप अपनी मर्जी की बात मनवा के ये करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है इमरान खान का मिजाज मुझे नहीं लगता इस तरह वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उससे लगेगा कि भाई ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं हमें दबा के या हमें रुकवा के, तो मेरा ख्याल है वो नहीं माने, ये शायद मुमकिन। खैर एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड जो इंतखाबात हैं वो उनके नताइज से मुताल्लिक। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद अंदलीब अब्बास साहिबा, अब जरा आ जाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं। मजमूई तौर पर तो हमने देखा कि पीटीआई को जो है वो कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा नून लीग पंजाब के अंदर बड़े मार्जिन से जीती है, खासकर मुल्तान में तो आपको एक बड़े अपसेट से शिकस्त हुई है। आप क्या समझती हैं पंजाब की बिलखुसूस अगर बात करें तो इस अपसेट की वजह क्या है? क्या आप समझती हैं गवर्नेंस के मामलात को ठीक करने की जरूरत है या फिर ये जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये वजूहात हैं? देखिए ये नताइज बड़े इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप ये देखें कि पीटीआई ने किस तरह से अपना वोट बैंक लोकल बॉडीज में बढ़ाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड में 2015 में हमारे पास 42 सीटें थी, इस वक्त जो हतमी नताइज हैं उसमें 63 हैं। इन कॉन्ट्रास्ट आप देखें कि जो नून लीग है उसकी 8 थी 2015 में, बिल्कुल, और अब 55 है। तो पीटीआई ने बहुत गेन किया है 21 सीटें और उन्होंने लूज की है 13 सीटें।
अब बात ये है कि ये जो है ये तो अभी सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड है। जब लोकल बॉडीज पूरे होंगे तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। मुल्तान में हमने क्यों लूज किया, इस पे हम ऑब्वियसली इंक्वायरी कर रहे हैं। हमें भी इस पे कंसर्न है कि हमें क्यों नहीं सीटें मिली, क्योंकि हमारा वहाँ प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी सीटें थी। तो अभी तो इसकी पूरी एनालिसिस हो रही है। लेकिन आप ये चीज नोट करें कि ये पार्टियां तकरीबन खत्म हो गई हैं, एक सूबे तक महदूद हो गई हैं। जो पीपल्स पार्टी है उसको कोई सीट ही नहीं मिली पंजाब के अंदर, हाँ। और उसको सिंध के अंदर भी हमने उड़ा दिया। पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में और केपी में एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस है। ना पीएमएलएन सिर्फ पंजाब में, वो भी पिछली दफा से कम, और पीपल्स पार्टी तो सिंध से भी बिल्कुल महदूद हो गई है। मुझे अंजलि साहबा पार्टी सिर्फ पीटीआई है। जी हाँ, मुझे यूँ लगता है कि जो भी 2017 के जो आखिरी इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के हुए थे वो 47 आपकी सीट थी और तकरीबन 63 थी पीएमएलएन की। अब ये रिवर्स हो गया, ऑलमोस्ट एक आध वोट के बाद देखा जाए तो बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स हो गया। और फिर ये कि कराची से 14 सीटें आपका ले जाना, कोयटा से आपकी सीट ले जाना, बाकी जगहों से ले जाना, तो ये तो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है दिलीप साहबा, माजरत के साथ लोग ये बात तो कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई तकड़ा सीएम आपका होता है, जिसके बारे में बार बार बात आती है कि बुज़दार साहब की जगह अगर कोई बंदा ऐसा होता जो, क्योंकि लोग सवाल तो उठा रहे हैं ना कि जी कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे लोगों की बात हो रही है कि जी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अब जाहिर है पंजाब तो बड़े अरसे से जिस तरीके देखा जाए पीएमएलएन का ही रहा है। और लेकिन ठीक है, गुजरात में आपने रोड्स बनाए हैं, 10 में से 6 सीटें आपने ले ली हैं पीटीआई ने। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर सही मानों में सिस्टमेटिक तरीके से पंजाब में काम किया जाता तो ये बहुत जो सीटें आपसे निकला है, बेसिकली तो पिंडी और लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, वहाँ से आपको ज़्यादा सेटबैक हुआ है। तो आप नहीं समझती कि कोई ये इनसे भी जहाँ आप पूछेंगी मुल्तान में क्या हुआ, इधर भी पूछा जाए लाहौर में क्या हुआ, सीएम हेड है उनसे भी पूछा जाए कि भी क्यों कारकर्दगी ऐसी रही। नहीं, मेरे ख्याल है आप अगर देखें तो हमने जिस तरह गेन किया, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने कहा ना, एक कुछ वार्ड्स के अंदर ये इलेक्शन हुआ है। अभी आप 2-3 हफ्ते पहले देखें कि हमने उनके गढ़ में जाके सियालकोट में उनको हराया, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर जो उनका गढ़ है, अब देखें कि एक सर्वे जो भी आया है उसमें लाहौर में इनकी पॉपुलैरिटी 16% नीचे आई है और पीटीआई की बड़ी है। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है। और आप देखना कि जब लोकल बॉडीज पूरे इलेक्शंस होंगे इन फ्यू मंथ्स, तो हम बहुत वाज़ेह बढ़तरी से जीतेंगे। ठीक है, लेकिन नंदलीब अब्बास साहब ओवरऑल अगर मार्जिन देखें तो वो भी पीटीआई जो बड़े कम मार्जिन से जीती है ओवरऑल भी अगर बात करें। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जी नंदलीब अब्बास साहब बात कर रही हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उस परफॉर्मेंस को आप देखें तो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो नताइज आए इसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है एहतशाम साहब, बल्दियाती इंतखाबात अगर करवाती है गवर्नमेंट तो वहां पर सिनेरियो क्या होगा? सोनिया देखिए, 73 सालों में एक ही दफा हुआ है कि जब 2 दफा केपी के जनरल इलेक्शन में पीटीआई दोबारा जीत के आई, जो मौजूदा जो उनका टेनोर भी उसी में चल रहा है। अदरवाइज तो हमने देखा कि बड़ा मुश्किल होता है केपी में कोई और आया हो। जनरली ये देखा जाता है कि 3 बरस गुजर जाएं और फिर मुश्किल हालात से कोई पार्टी गुजरी हो, जैसे कि रूलिंग पार्टी पीटीआई गुजर रही है, उन हालात में आपने कोई रिलीफ ना दे पाए हो। बहुत ज़्यादा महंगाई के इशू बड़े सीरियस नौयत के हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड की वजह से दुनिया तलपट होकर रह गई है, हर चीज़ ख़राब हुई है। उसको सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई का दिलीप साहबा वोट बैंक बड़ी हद तक इंटैक्ट है और वो अब थोड़ी सी और कोशिश करने की ज़रूरत है। जो हमारी तलाश तो यही है कि इमरान खान साहब, अभी तो ऐलान नहीं हुआ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का, इसके बाद सुना है कि वो कर दें महीने बाद, 2 महीने बाद, तो या 2-3 महीने के बाद, तो वो फिर देख लेंगे कि लोग किस तरह सोच रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि 1 साल पहले या 8-10 महीने पहले वो जनरल इलेक्शन भी करवा दें। अब ये टेस्ट केस तो होगा,
बल्दियाती इलेक्शन का कि कब होते हैं, किस तरह से होते हैं। हाँ। अच्छा अंदलीब अब्बास साहब, आप नहीं समझती कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल रही, जाहिर है एक अपसेट ही आप इसे कह सकते हैं, आप समझती हैं कि इसे वेकअप कॉल समझा जाए हुक्मरान जमात के लिए, और वेकअप कॉल समझते हुए महंगाई और गवर्नेंस के मामलात में मजीद बेहतरी लाई जाए? जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी बात की, बुजदार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज्यादा बातें होती रही हैं, पार्टी के अंदर से सवालात उठते रहे, तो इसको जरा बेहतर करने की कोशिश की जाए ताकि 2023 के अंदर सूरत हाल ये ना हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हम सियालकोट में जीत गए उनके गढ़ में जाके और वाज़ेह मार्जिन से जीते और हमारा एक नया लड़का जीता है उसमें से, सो वो एक तो ये कि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती कि हमारी चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी ठीक है, उस तरह से वो लंबे बूट और हैट पहन के तस्वीरें नहीं खिंचवाते और बार बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, लेकिन उन्होंने जितना काम देखें, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने रिवाइव किया है। आपकी इस वक्त किसान जो था, जो पिछले 5 साल से सड़कों पे था, किसान इस वक्त खुशहाल है, और उसके अलावा बेशुमार और काम जो हैं वो हो रहे हैं जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी में बताया। खान साहब का कमेंट करते हैं दिलीप साहब, वो दूसरी दफा उन्होंने रिजाइन दिया है, आज भी खबरें छपी हुई हैं, सीनियर वजीर हैं आपके, बड़े तकड़े आदमी हैं पंजाब में, ये क्या मामला है? कोई नाराजगी है क्या? किसी और तरफ जा रहे हैं क्या? उनके तहफ़्फ़ुज़ात जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से हैं या क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि जी मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ? असल कहानी क्या है? देखिए जी, मैं तो एक्चुअली प्रिवी नहीं हूँ इस चीज से। उन्होंने यही कहा है कि मेरी ज़ाती मसरूफियात है। आई एम श्योर के वज़ीर आज़म साहब से उनकी जब डिस्कशन होगी तो चीजें को पता चलेगी कि वो ज़ाती वजह कोई हो सकती है, पर्सनल बिल्कुल हो सकती है। मैं इस वक्त उस पर कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, आप कह रही हैं मैं कमेंट नहीं कर रही। बहरहाल एक ब्रेक ये जाना है हमें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। एहतशाम साहब क्विकली आप कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से एक चीज कहना चाहूंगा और वही सवाल के तौर पे फिर अंदलीब साहबा से भी पूछी जा सकती है। देखें सोनिया, इसमें क्या चीज है कि ये 52 के करीब जो है ना वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं। इसमें से 44 वो लोग हैं कि जिन्होंने पीटीआई के टिकट के लिए अंदलीब साहबा अप्लाई किया था और वो जीत गए हैं। अब मेरा इस वक्त ख्याल ये है, कंसर्न ये है कि अब होना ये चाहिए था कि जो आप लोग टिकट दे रहे थे जिनको, उन्हें चाहिए था कि भी देखते हैं कि किसका वोट बैंक तकड़ा है, कौन ज्यादा जीतने वाला है, उसको टिकट दिया जाता। अब आई एम श्योर के हवाले से भी आप जरूर सोच रहे होंगे। चले ये तो हो गया। एक और मसला बना हुआ है जी ईवीएम मशीन का, उस पर भी कह रहे हैं जी बिल्डोज किया जाएगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, अगरचे मैं कहता हूँ उन्होंने खुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाया, अननेसेसरली बयानात दे के, डस्का के इलेक्शन के बहुत ज़्यादा उनके बयानात आते रहे। तो क्या लगता है अंदलीब साहबा इस मसले के हल के लिए क्या होगा? क्योंकि हुकूमत ने तो तय कर लिया कि 2018 का इलेक्शन हर सूरत में जो है ना 2023 का इलेक्शन जो है ना ईवीएम के जरिए करवाना है। जी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए इसमें 3 मेजर फैक्टर्स है। नंबर 1 के सारी जमातें खुद मानती है कि 1970 के बाद आज तक कभी भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये 3 दफा खुद आए हैं नून लीग वाले धांधली से और 4 दफा पीपल्स पार्टी धांधली से आई है और हर दफा मुख्तलिफ एक दूसरे पे शोर मचाती रही है, लेकिन इन्होंने कोई निजाम ऐसा नहीं लाए इतने अरसे में जो कि काबिल कबूल हो। बिल्कुल। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि अभी तक जितना भी एविडेंस आया है वो एविडेंस ये आया है कि जहां इंसानी ताल्लुक होगा वहां ज्यादा चांसेस है धांधली के। यानी फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि 2013 में जरदारी साहब ने कहा आरओ इलेक्शन था, उसके बाद अभी डस्का में आप देखा कि नून लीग ने कहा जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली जितना आप ह्यूमन इंटरेक्शन रखेंगे उतना धांधली का वो खतरा है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास एक बेस नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ वो मैन्युअल होता है। इन तीनों बातों को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। अब मसला ये है कि बगैर समझे, जैसे इन्होंने मीडिया का जो पीएमडीए का बिल है,
बगैर पढ़े बगैर समझे एतराज है। हाँ जी, वो बिजली चली जाएगी, अच्छा बिजली की जरूरत नहीं है, वो वाईफाई नहीं होगा, भाई वाईफाई क्यों चाहिए? और जी बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो एतराजात हैं वो सामने आ रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से, और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो 37 एतराज लगाए गए हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि जो अपोजिशन है वो तो इसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी। अंदलीब अब्बास साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। अब जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके पास, क्या करना चाहेंगे? देखिए सोनिया, ये जो परसों आपने देखा कि 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ जो है ना वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आपने देखा कि आम मुल्क नहीं है, इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान है। और ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव पे बड़े थोड़े वक्त टाइम के अंदर अंदर ये सारा कुछ तय किया गया। पहली तो बात यह है कि ये सारे के सारे खित्ते के ममालिक जो है ना, इसका तनाज़ा सोनिया ये जो खबर बड़ी है कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी के खतरात इन ममालिक में हैं। अच्छा। और उसका एक और पहलू ये भी है कि सिविल वार की बड़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाना जंगी का मामला भी हो, खुदा न खास्ता अपने अफगानिस्तान में, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो इन ममालिक पे भी होगा। अब ये फैसले जो बड़े किए गए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहीं भी नहीं छपे ना, आपने देखे होंगे। सबसे बड़ा फैसला ये किया गया इंटेलिजेंस की जो मीटिंग हुई थी, सारे लोग यहाँ पे आए थे, कि ये जस्टिस की भी प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज से मुराद इस वक्त यह है कि जो ममालिक हैं जिनके साथ कोई नरम गोशा रखने वाले लोग हैं या जो किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, ये तय किया गया कि जी अपनी अपनी प्रॉक्सीज को ना हर सूरत में आपने रोक के रखना है। अच्छा। कि किसी को इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि अमेरिकन और इंडियन जो है ना वो इसको इस्तेमाल करने के लिए तुले बैठे हैं। ठीक है ना। को ये फैसला हुआ है कि जी जब भी कोई मसला होगा ये प्रॉक्सीज के हवाले से फौरी तौर पे हॉटलाइन पे बातचीत होगी। और अब तो आपने पता है जिस तरीके से इंटरसेप्ट होती हैं कॉलें, वो कहते हैं कि जी अपने लोगों के साथ मिल के किस तरह हमने बड़े बड़े फैसले करने हैं। प्रॉक्सीज को रोकना है कि जी किसी सूरत में भी ये यहाँ पे लड़ाई करने के लिए जो जिन के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं, इन्फ्लुएंस रखने वाले ग्रुप, वो सब ने तय किया, रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने, सब सेंट्रल एशियन स्टेट ने, कि जी ये हमारा सबसे अहम मसला है, सबको ख़तरा बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का। ठीक है। फिर अलकायदा और फिर आईएसएस नूरिस्तान वाले जो हैं, फिर हमारे जिस तरीके से बैठे हुए हैं आपके पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, इस्लामिक मूवमेंट है उज़्बेकिस्तान की, इसी तरह से ताजिकिस्तान की है, फिर ईरान के लोगों को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सब ये कह रहे हैं। रशिया को परेशानी है कि चेचन का इतना बड़ा वाक़या 10-15 बरस पहले हुआ था, अगरचे बगावत कुचल दी थी। वो कहते हैं ये सेंट्रल एशियन स्टेट में ये वबा दहशतगर्दी की ना है, क्योंकि वहाँ पे उनके डिफेंस के मिलिट्री के बेसिस है। तो ये तय हुआ है कि जी जब भी कोई खतरा खुदा न खास्ता हुआ, जब भी उन्हें पता चलेगा कि जी इंडियंस क्या कर रहे हैं, ये आपस में फौरी तौर पे रब्ता करेंगे। अच्छा। और अपने अपने जो ग्रुप इन्फ्लुएंस रखने वाले ग्रुप्स हैं उनको कहेंगे कि जी आपने कोई गलत काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई बड़ा अपहीवल हो सके। ठीक है जी। अच्छा। एक तो ये हुआ, तय हुआ। ठीक है। दूसरा जो बड़ा फैसला इस हवाले से किया गया सोनिया, वो ये है कि 8 ममालिक के जो लोग हैं उन्हें कहा गया कि जी किस तरीके से आप कंसल्टेशन इन हाउस आपकी कंसल्टेशन हो सकती है। कि इस वक्त मीडिया वॉर चल रही है बेताशा, इसमें हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, हिंदुस्तान एक्सपोज भी हो गया है। और रशियन जो है ना, अब जो एक बड़ा हद तक उनकी सिनर्जी रही है, बड़ा हद तक उनके तल्लुकात रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, उनसे दूर हो रहे हैं। इंडिया रशिया तो है ही है, सेंट्रल एशियन स्टेट भी जो है ना वो चाह रही है कि जी हमारे दरमियान कंसल्टेशन को ना बड़ी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, ताकि जो मीडिया वॉर हो रही है इसको कैसे रोका जा सके, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और कई बारों से अमेरिका का भी रोल है, इसको कैसे रोका जाए। ठीक है ना। फिर एक और इस मामले में कहा जा रहा है कि एक है इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, ये अमेरिका की, और इसमें इंडिया भी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ और लोग भी हैं। इनका एक अपना नुक्ता नज़र है कि जी ये वन बेल्ट वन रोड को, चाइना का जो $3 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है, इसको स्कटल कैसे करना है। इसके लिए सोनिया वो कह रहे हैं कि जी एक ब्लू एक ग्रुप बनता है, ब्लू डॉट नेटवर्क एक बनाया गया अमेरिकन की तरफ से। अच्छा। कि हर सूरत में, और चाइना के जो राइजिंग सुपर पावर बन रहा है इकोनॉमी की, तो बन जाएगा 2027 तक। अब वो कहा जा रहा है 2050 में ये शायद मिलिट्री पावर ही बन जाएगा। अमेरिकन का सारा फोकस है कि किसी तरीके से इसको रोकना है। इसके लिए कहा जा रहा है कि सारे इंटेलिजेंस चीफ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये BRI को हमने बनाने आगे जाना है, CPEC को हमने आगे लेके जाना है, इस हवाले से जो भी साजिशें हो रही है उसको रोकना है। ठीक है ना। और भारत के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सोनिया,
हाँ। कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा को कैसे ठीक है, कत्ल किया जाए। सही। एक आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है नूरिस्तान कजाकिस्तान में, वहां जी। पे आप देख लें हमारा चीफ ऑफ स्टाफ हमारे शायद साहिर शमशाद मिर्जा गए हुए बिल्कुल हैं, गए। अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मैकेंजी गए हुए हैं और 4 मालिक के और भी लोग ठीक हैं, है। वहां पे भी ये तय बड़ी किया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट कैसे खबरें एहतशाम साहब ने आज दी। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एहतशाम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।